एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं मेष लगन वाले जातकों के लिए। मेष लगन वालों के लिए अब जो मई का महीना आने वाला है, यानी साल का लगभग 5वां महीना ये स्टार्ट होगा। तो ये महीना आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो, कौन कौन से मेजर चेंजेस आपको इस मंथ में देखने को मिलेंगे, और क्या कुछ आपके कैरियर, आपके आर्थिक स्थिति या आपके रिलेशनशिप के लिए इस मंथ में खास रहेगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ जो गोचरीय स्थितियाँ आपको नजर आ रही हैं चार्ट में, कुछ ऐसी ही गोचरीय स्थितियाँ आपको देखने को मिलने वाली हैं जब आप अपना गोचर अप्लाई करेंगे मई महीने का अपने चार्ट में। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लेकिन आगे बढ़ जाते हैं, देख लेते हैं ग्रहों की जो गोचरीय स्थिति है वो किस प्रकार से रहने वाली, और उसके बाद विचार करेंगे ये जो गोचरीय प्लेसमेंट आपको नजर आ रही है इनका किस प्रकार का प्रभाव या परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। तो गोचरीय स्थितियों के बारे में यदि हम विचार करेंगे तो सबसे पहले सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य 15 मई तक मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका जो गोचर होगा वृषभ राशि में होगा। इसके अलावा बुध का गोचर देखें तो 15 मई तक ये भी मेष राशि में ही ट्रांजिट में रहने वाले हैं, और इसके बाद इनका गोचर भी वृषभ राशि में ही होगा। शुक्र का गोचर देखा जाए तो 14 मई तक शुक्र वृषभ में रहेंगे, इसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर देखें तो 11 मई से ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग पूरे महीने मेष राशि में ही इनका गोचर रहने वाला है। बृहस्पति फिलहाल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और वो अपना गोचर जो बदलेंगे तो जून में इनका बदलाव होगा गोचरीय स्थिति का। अभी शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और चंद्रमा को देखा जाए तो 1 मई को चंद्रमा तुला राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, वहीं केतु सिंह राशि में अभी गोचर में रहेंगे। तो अब विचार कर लेते हैं मई के महीने के लिए आपके लिए जो गोचरीय प्रभाव हो किस प्रकार से रहने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से स्टार्ट करेंगे। लग्नेश आपके मंगल हैं, और मंगल ही आपके चार्ट में 8वें घर के भी स्वामी हैं। देखिए, लगन में मंगल आ रहे हैं आपके चार्ट में गोचरीय स्थिति के अनुसार, और 11 मई से इनका प्रवेश होगा मेष राशि में। तो 11 मई तक के लिए यहाँ मंगल 12वें घर में रहेंगे और वो शनि के साथ भी रहेंगे। तो तब तक के लिए मंगल की स्थिति उतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। जिन लोगों का कोई भी मुकदमा चल रहा है, कोई भी विवाद चल रहा है किसी के साथ, उस मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानियां रह सकती हैं 11 तारीख तक। लेकिन 11 के बाद में स्पेशली जब मंगल लगन में ही आ जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएंगे। और इन ग्रहों के साथ यानी बुध और सूर्य के साथ भी इनका युति होने वाला है। तो ये युति आपको सामाजिक रूप से काफ़ी प्रतिष्ठा देगा, मान सम्मान के दृष्टिकोण से या करियर में कुछ भी हासिल करने के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा माना जाएगा ये ट्रांजिट। मंगल लगन में आ रहे हैं तो आप अपने फिजिकल हार्डवर्क पे ज़्यादा ध्यान देंगे। साथ ही मंगल अष्टमेश है, अष्टम भाव के प्रति मंगल आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन लगन का मंगल एक्चुअल में आपकी लाइफ में आपको कोई पर्टिकुलर गोल पाना है उसके लिए तो काफ़ी अच्छा है, बट आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता। मंगल लगन में आ रहे हैं तो अब आपके जन्म के समय का अगर कोई भी प्लैनेट आपके लगन में बैठा है उस पर मंगल का प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। और जब भी कोई भी ग्रह अपने घर से ट्रांजिट करता है, यानी अपने स्वयं की राशि से अगर वो ट्रांजिट कर रहा होता है, तो उसको हम और भी ज़्यादा इफेक्टिव या स्ट्रॉन्ग मानते हैं। ऐसी स्थिति में आप अपने चार्ट में देखिए कि मंगल की स्थिति आपके जन्म के समय की कैसी है। मंगल यहाँ से फिर प्रभाव डालेंगे सबसे पहले फोर्थ हाउस पे। देखिए, फोर्थ हाउस पे मंगल का जो प्रभाव होगा, तो परिवार के प्रति आप बहुत ज़्यादा समर्पित हो सकेंगे। परिवार के प्रति आपका कोई भी फैसला आपको लेना है, धन संपत्ति या पारिवारिक मामलों में आपको कोई बड़ा फैसला लेना है, इस मामले में मंगल आपको त्वरित रूप से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर परिवार के साथ कुछ हद तक कॉन्फ्लिक्ट्स का बढ़ना या आप अपने परिवार को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके चलेंगे, ऐसा हो सकता है। लगन का मंगल है तो दूसरों से काफ़ी ज़्यादा मान सम्मान दिलाएगा, प्रतिष्ठा दिलाएगा, और कोई भी काम में आप में जो लीडरशिप के गुण हैं वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो कोई भी आप ऐसे पद पे हैं जहां पर आपका प्रमोशन होने के चांसेस बन रहे हैं, या आपके पास एक लीडरशिप का रोल है ऑलरेडी, तो आपका प्रतिष्ठा या मान सम्मान में ऐसा मंगल काफ़ी वृद्धि करेगा और आपको त्वरित रूप से फैसले लेने के लिए बाध्य करेगा। मंगल का प्रभाव फिर यहाँ से सप्तम घर पे होगा। देखिए, सप्तम घर पे मंगल का प्रभाव वैसे मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं माना जा सकता। ऐसा मंगल आपकी आपके पार्टनर से अपेक्षाओं को बढ़ाएगा। अगर आप मैरिड हैं तो पार्टनर के साथ थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स आपको दिख सकते हैं। बट सप्तम भाव में कोई भी प्लैनेट यदि आपका जन्म के समय का बैठा है तो वो भी मंगल के एनर्जी से काफ़ी प्रभावित होगा, और वो ग्रह यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरीके से जो मंगल का फोर्थ हाउस पे एस्पेक्ट पड़ रहा है, चौथा दृष्टि जो इनका पड़ रहा है, उससे भी फोर्थ हाउस में बैठा ग्रह आपका काफ़ी एक्टिवेट होगा। तो उस ग्रह विशेष का जो रोल है अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा इस गोचर की वजह से। और वो ग्रह एक्टिवेट होने की वजह से उस ग्रह से रिलेटेड जो आपके भाव हैं चार्ट में, उनसे संबंधित फैसले लेना या उनसे संबंधित कोई भी कार्य करना आपके लिए थोड़ा आसान होने वाला है।
मंगल का जो सप्तम पर दृष्टि है और फोर्थ हाउस दोनों पर ही दृष्टि है, तो परिवार में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जीवन साथी के साथ अक्सर मतभेद हो सकते हैं और उससे आपका थोड़ा घरेलू जीवन जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। सप्तम भाव में मान लो अगर कोई भी आपका क्रूर ग्रह बैठा है ऑलरेडी, तो ये समय आपकी मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, भले ही आपको इंडिविजुअली कितना भी ज़्यादा अच्छा ये मंगल का गोचर रहे, आपकी शारीरिक स्थिति या आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से या बाकी कुछ अन्य मामलों में भी। लगन का मंगल जब इस प्रकार से आता है, सूर्य और बुध क्योंकि यहाँ से ट्रांजिट में रहेंगे गोचर में आपके लगन में से, तो ये आपके एनर्जी लेवल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है, आपको काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान बनाता है। लेकिन इस वजह से आप में काफ़ी ज़्यादा ईगो बढ़ जाएगा, स्वयं पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, जिससे आप दूसरों को डोमिनेट करने की क्षमता रखेंगे। मंगल का फिर दृष्टि आ जाता है अष्टम घर पे। अष्टम घर पे मंगल का दृष्टि का होना, वैसे तो हम ये मानते हैं कि मंगल जब जब भी अपने ही घरों पे यदि वो दृष्टि डाल रहा है, तो वो निश्चित रूप से आपको उन मामलों में काफ़ी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। ऐसा मंगल आपकी इंट्यूशन पावर को काफ़ी बढ़ाने का कार्य करेगा। अगर आपका अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उस प्रोफेशन में आप और भी ज़्यादा क्षमता के साथ अपना प्रदर्शन कर सकेंगे। आप स्वयं को जानने, स्वयं की अनुभूति को जानने का प्रयास करेंगे। अष्टम भाव पर मंगल का प्रभाव होने से आपका अष्टम भाव से रिलेटेड या तो कोई भी बिजनेस हो या तो कोई भी प्रकार का कार्य हो, वो तेजी से आगे बढ़ेगा। तो लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने, कुछ बहुत बड़ा पाने के लिए मंगल की ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी कही जा सकती है। और 11 मई से यहाँ लगन में आने के बाद मंगल आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है उसको भी काफ़ी बढ़ाने वाले हैं। तो इस समय अगर आपको इस मंथ में कोई बड़ा रिस्क लेना है, जैसे अपने घरेलू मामलों को लेके, अपने अपने पार्टनरशिप, अपने बिजनेस वगैरह को लेके, तो वहाँ पर आप अपना वर्क कर सकते हैं। फिर मंगल से अब कौन-कौन से ग्रह जो प्रभावित हो रहे हैं आपके चार्ट में, जैसे 4th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, सप्तम में यदि कोई प्लैनेट बैठा है या अष्टम में कोई प्लैनेट बैठा है, तो वो प्लैनेट भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएँगे, तो आपको उन ग्रहों पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद यहाँ से देखते हैं शुक्र को। शुक्र दूसरे घर के ही लॉर्ड हैं और शुक्र का ट्रांजिट लगभग 14 मई तक ये आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। 14 मई तक के लिए आप खर्चे बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, हालाँकि आपको इनकम भी काफ़ी ज़्यादा होगी और आपके पास काफ़ी मल्टीपल इनकम सोर्सेज़ हो सकते हैं। 14 मई तक सिर्फ शुक्र का जो गोचर रहेगा दूसरे घर में रहने के बाद फिर से ये मिथुन राशि में आ रहे हैं। तो मिथुन राशि में फिर वो गुरु को जॉइन करेंगे यहाँ पे। बट गुरु काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और गुरु बाद में कर्क में प्रवेश करेंगे। बट शुक्र का अपने घर से ट्रांजिट का होना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, कहीं न कहीं थर्ड हाउस में जाने की तुलना में। तो इस प्रकार का जो शुक्र होगा, वो परिवार के साथ आपको समय बिताने के लिए प्रेरित करेगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति, ऐशो-आराम पाने के लिए या परिवार का आपका कोई भी ऐसा टारगेट या ऐसा गोल आप लेके चल रहे हैं, कोई भी धन संबंधी मामलों में, संपत्ति संबंधी मामलों में, तो उसको पाने के लिए एक अच्छी स्थिति है। आपका जो रहन-सहन है, आपका जो खान-पान है, उसमें इस समय काफ़ी बड़े बदलाव आ सकते हैं। शुक्र का दृष्टि यहाँ अष्टम पर रहेगा। देखिए अष्टम पर शुक्र का दृष्टि रहे तो वो मैरिड लाइफ के हिसाब से कभी-कभी उतना अच्छा साबित नहीं होता। बट यहाँ मंगल का स्वयं का भी दृष्टि है। तो ये कोई हिडन अफेयर या कोई ना कोई आपको रिलेशनशिप दे सकता है क्योंकि मंगल लगन में ही रहेंगे। और लगन का मंगल आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जावान या थोड़ा कामुक भी बनाएगा। अब लेकिन शुक्र का वैसे डायरेक्टली मंगल से कोई संबंध यहाँ नहीं बन रहा जैसे कि कंजक्शन वगैरह या दृष्टि संबंध वगैरह। लेकिन शुक्र का जो दृष्टि है अष्टम घर पे, वहीं मंगल का भी दृष्टि है। तो अब अष्टम भाव आपके लिए इस मामले में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जो शुक्र का दृष्टि अष्टम पर पड़ रहा है तो आपको हालांकि आपके इन-लॉज़ से कुछ सहायता मिल सकती है धन या संपत्ति के मामले में, या उनके साथ मिलके आप कोई भी बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो आपको काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। बट यहाँ बैठा ग्रह भी आपके लिए आपको देखना होगा कि वो किस प्रकार का प्लैनेट है। अगर मान लो अष्टम में कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो यहाँ रिश्ते बिगड़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। इस समय आपका पार्टनर से आपको कुछ सहायता मिलनी चाहिए धन के रूप में या इवन संपत्ति के रूप में, या तो उनके साथ मिलके आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ से आपको धन या संपत्ति हासिल होगी। तो यहाँ पे शुक्र का आना ज़्यादातर स्थितियों में आपके लिए फ़ेवरेबल है। आपके रहन-सहन, खान-पान इनमें सब में बड़े बदलाव आ सकते हैं, फिर वो मिथुन राशि में आ जाएँगे। मिथुन राशि में शुक्र का आना कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाएगा आध्यात्मिक रूप से और लग्ज़री के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। तो शुक्र फिर यहाँ से क्योंकि वो सप्तमेश है और दूसरे घर के लॉर्ड हैं। परिवार के साथ कोई आध्यात्मिक टूर पे आप जा सकते हैं, कोई बड़ी आध्यात्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं, इवन आप विदेश भी जा सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा जो शुक्र आएगा वैसे गुरु के साथ रहेगा, तो वैवाहिक जीवन से हो सकता है थोड़ा-सा असंतुष्टि हो आपको। और यहाँ पे फिर आपकी जो खुद की नेचुरल स्किल्स हैं, आपकी खुद का जो टैलेंट है, खुद का जो एक्चुअल में जो आपका स्ट्रेंथ है, कम्युनिकेशन वगैरह को लेके वो बढ़ेगा।
तो बेसिकली शुक्र का सेकंड हाउस में ट्रांजिट करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर आप शुक्र से रिलेटेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी बिजनेस से जुड़े हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदा करवाएगा सेकंड हाउस से गुजरता हुआ शुक्र। लेकिन शुक्र का यहाँ थर्ड हाउस में आना बेसिकली आपको, अगर आपका मैरिज नहीं हुआ, आपका ऑलरेडी इंगेजमेंट वगैरह हो चुका है, या आपको मैरिज में किसी भी प्रकार का दिक्कत चल रहा है मैरिज होने के बाद, तो आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उसके बाद बुध के बारे में विचार करते हैं। बुध यहाँ पे आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड और आपके छठे घर के स्वामी हैं। बुध का गोचर देखा जाएगा तो 15 मई तक ये मेष राशि में रहेंगे। 15 मई तक क्योंकि बुध का गोचर लगन में ही रहेगा तो आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। आप दूसरों पर अपना प्रभाव जमाने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसे हमने अभी मंगल के बारे में डिस्कस किया था, जो मंगल का ट्रांजिट है, क्योंकि 11 मई से वो आ रहे हैं, हालांकि तब बुध आगे बढ़ जाएंगे थोड़े ही दिनों के लिए, लगभग 4 दिन के लिए इनका कंजक्शन बनेगा। बट 4 दिन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं जब इस प्रकार से एनर्जेटिक प्लैनेट एक साथ मिलते हैं तो जब मंगल और बुध एक साथ होंगे ऐसे में आपको काफ़ी सहायता मिलेगी तेज़ी से सोचने, तेज़ी से फैसले लेने के लिए। बुध का दृष्टि सप्तम पर होगा तो आप अगर कोई बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, इवन कोई पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो तो आप अच्छा करेंगे। बट बुध थोड़ा सा तर्क वितर्क की जो क्षमता है वो आपको ज़्यादा देता है, जीवन साथी के साथ थोड़ा मतभेद या तर्क वितर्क की संभावना रहेगी। ऐसा बुध होगा तो आप अपनी रूटीन लाइफ में बहुत अच्छे से मैनेजमेंट कर सकेंगे, क्योंकि वो छठे घर के लॉर्ड हैं। तो आपके स्वास्थ्य, आपकी ओवरऑल जो रूटीन लाइफ है, आपकी जो ऑफिस वगैरह की जो लाइफ है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने में आप सक्षम होंगे। तो इस प्रकार से बुध का जो प्रभाव है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा दिखेगा। 15 मई के बाद बुध आ रहे हैं सेकंड हाउस में फिर। देखिए सेकंड हाउस का बुध वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा, आपके लिए कुछ नए इनकम सोर्सेज लाएगा, साथ ही साथ बुध का दृष्टि अष्टम पर होगा। तो अष्टम भाव से रिलेटेड फिर भी आपका कोई प्रोफेशन है, अष्टम भाव से रिलेटेड आपका कोई भी बिजनेस है, तो उसमें आपको काफ़ी सहायता मिलेगी और आपको बहुत ज़्यादा गहनता से विचार करने, बहुत अच्छे से सोचने या विचार करने के लिए बुध ऐसा प्रेरित करेगा आपको। तो बुध का गोचर ऑलमोस्ट आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है इस ट्रांजिट के हिसाब से देखा जाए। उसके बाद चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं और चंद्रमा का गोचर स्टार्टिंग में लगभग सप्तम भाव में होगा, जहां वो तुला राशि में रहेंगे। जब शुक्र अपने ही घर में गोचर कर रहे हैं तो चंद्रमा का सप्तम भाव से गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। जिन जिनका भी मैरिड लाइफ में कुछ उथल पुथल चल रहा है या जिनका कोई विवाद चल रहा है, कुछ हद तक चंद्रमा आपको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर अपने जो क्षमता प्रोवाइड करेंगे या अपना जो सहारा है वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन चंद्रमा के आने से यहाँ आपको उतना भी सहारा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऊपर जो आपके लगन में जो प्लैनेट गोचर में रहेंगे उनका प्रभाव चंद्रमा पर सर्वाधिक रूप से रहेगा। फिर चंद्रमा जा रहे हैं आपके अष्टम में। अष्टम में वो नीच की स्थिति में आ जाएंगे। देखिए नीच की स्थिति में आना परिवार के लिए थोड़ी चिंता बढ़ा सकता है। आपकी मदर के साथ आपको कुछ इश्यूज क्रिएट कर सकता है, इवन पार्टनर की फैमिली के साथ भी। ऐसा जो चंद्रमा होगा वो आप में ज़्यादातर भय उत्पन्न करेगा, स्ट्रेस उत्पन्न करेगा। बट आपके लगन में जो ट्रांजिट हो रहा है जैसे मंगल, बुध और सूर्य का, इससे आप बच पाएंगे। ये जो ट्रांजिट है आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट प्रदान कर रहा है अपनी तरफ से। फिर यहाँ पे चंद्रमा आ रहे हैं नाइन्थ हाउस में, तो लगभग ये इनका जो ट्रांजिट होगा आपको ये देखने को मिलेगा लगभग 5 या 6 तारीख के आसपास। इस समय आप काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक होते हुए देखेंगे खुद को, आप बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे धार्मिक ग्रंथों के बारे में या अध्यात्म के बारे में। ऐसा चंद्रमा आपको कोई आध्यात्मिक रूप से कोई बड़ा ट्यूर करवा सकता है, साथ ही साथ आप अपनी हायर स्टडीज़ पे ज़्यादा अच्छे से फोकस कर सकेंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सूर्य की। सूर्य आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं और सूर्य का ट्रांजिट देखा जाए तो लगन में सूर्य का गोचर रहने वाला है। 15 मई तक ये लगन में ही रहेंगे। तो 15 मई तक सूर्य का लगन में आना आपको बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे। तो जो भी लोग किसी बहुत बड़ी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, किसी बड़े प्रशासनिक पद के लिए, पदोन्नति के लिए जो लोग देख रहे हैं उनको काफ़ी फायदा है। जो लोगों का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई लिंक सरकार से है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से है चाहे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से है, उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। जो लोग ऑलरेडी राजनीति में हैं उन लोगों को भी काफ़ी लाभ होगा। लगन का सूर्य आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बनाता है, बट काफ़ी ज़्यादा ईगो भी देता है। तो पारिवारिक रिश्तों में जीवन साथी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। लेकिन ऐसा सूर्य जब, क्योंकि मंगल भी होंगे, तो धैर्य नहीं होगा आप में और बहुत जल्दी से आप सब कुछ करने के लिए देखेंगे। लेकिन सूर्य मान सम्मान के दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा है। तो अचानक से आपको सोशली बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी मिल रही है बहुत लोगों से, या एकदम से आपको फेम मिल रहा है, तो आप यहाँ सूर्य का असर देखेंगे। सूर्य आपको बहुत कुछ करने में सक्षम बनाएगा, बट क्योंकि सूर्य एक राजा जैसा प्लैनेट है, ऐसे में आप दूसरों से अपनी बातें मनवाने या अपना काम दूसरों से निकलवाने में ज़्यादा माहिर हो सकते हैं खुद करने के बजाय। सूर्य का दृष्टि सप्तम पर होगा तो ये जीवन साथी के साथ अनवांटेडली कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप करेगा। जीवन साथी के साथ काफ़ी मतभेद ये डेवलप करेगा। फिर सप्तम भाव में बैठा प्लैनेट भी सूर्य से प्रभावित होगा।
इसके बाद सूर्य का अगर गोचरीय स्थिति को देखा जाए तो फिर वो वृषभ में आ रहे हैं। देखिए 15 मई के बाद वो आ रहे हैं वृषभ में और यहाँ पर फिर वो रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको धन के मामलों में, संपत्ति के मामलों में ज़्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। और क्योंकि बाद में जो शुक्र हैं वो तो आगे बढ़ जाएँगे, फिर वो मिथुन में आ जाएँगे। क्योंकि शुक्र यहाँ से जो चेंज हो रहे हैं 14 मई तक ही शुक्र वृषभ में है। तो ऑलमोस्ट 1-2 दिन के लिए या 3 दिन का यहाँ पर कुछ कंजक्शन बनेगा, जो कि वास्तव में आपके लिए कुछ उतना प्रभावी नहीं रहेगा। स्पेशली एक ही दिन का ये कंजक्शन बनेगा, क्योंकि 14 मई तक ही यहाँ पर वृषभ में रह रहे हैं शुक्र और उसके बाद आ रहे हैं। तो सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं बाद में 15 को। तो ऑलमोस्ट शुक्र आगे निकल ही जाएँगे यहाँ से। तो सूर्य का और शुक्र का जो साथ है यहाँ नहीं हो पाएगा एक्चुअल में। तो आप थोड़ा बहुत प्रभाव मान सकते हैं सूर्य का, क्योंकि सूर्य उच्च की स्थिति से होकर आ रहे हैं और वो शुक्र के ही घर में आ रहे हैं। तो शुक्र अपने घर से ही निकल रहे हैं यहाँ से। देखिए ऐसा जब भी बनता है स्थिति, तो आपको अचानक से धन लाभ होने के संकेत मिलते हैं, आपको जीवन साथी की फैमिली से, खुद की मदद से या इवन जीवन साथी से भी। तो ऐसे में इस मंथ में कुछ आर्थिक रूप से बड़े फैसले या तो आपको लेने पड़ सकते हैं, या तो आर्थिक रूप से आपके लाइफ़स्टाइल में कुछ बड़े बदलाव भी आ सकते हैं। सूर्य का बट सेकंड हाउस में आना आपको परिवार में बहुत ज़्यादा आपका जो कद है वो बढ़ाएगा, आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाएगा, आपके नेम फेम को बढ़ाएगा। साथ ही सूर्य का दृष्टि होगा अष्टम पर, तो अष्टम के लिए सूर्य आपको बेहद सपोर्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और बृहस्पति के बारे में विचार करते हैं। बृहस्पति आपके नवम और 12वें घर के स्वामी होकर, फिलहाल बृहस्पति थर्ड हाउस में ही ट्रांजिट में है और वो ऑलरेडी क्योंकि मार्गी हैं, अभी कुछ ही समय बाद बृहस्पति का गोचर फोर्थ हाउस में होने लगेगा। तो ऑलमोस्ट बृहस्पति क्लोज ही आ रहे हैं अभी फोर्थ हाउस के। ऐसे में आपकी कुछ नई प्लानिंग है अगर आगे चल के, जैसे कि क्योंकि दिसंबर के आसपास जब बृहस्पति गोचर किए थे कर्क राशि में, जो प्लानिंग्स आपने उस समय की थी उन प्लानिंग्स को याद करिए, उन कार्यों को याद करिए जिन कार्यों को उस समय आपने स्टार्ट किया था। वो सारे कार्य अब आपके बनने वाले हैं। वैसे तो क्योंकि थर्ड हाउस में अभी गुरु हैं, लेकिन वो काफ़ी क्लोज हैं फोर्थ हाउस के, तो उनका कुछ हद तक जो असर है आपको फोर्थ हाउस पर भी दिखेगा, बट थर्ड हाउस से जुड़े हुए आपके सारे के सारे कार्य बनने की संभावना है। और ये ऐसा गुरु है जो आप में कलात्मकता अच्छी डेवलप करेगा, आपको बहुत ज़्यादा विवेकशील बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा और बहुत कुछ करने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि जो बृहस्पति है वो काफ़ी अच्छा अंतर्ज्ञान देता है। बृहस्पति का दृष्टि सप्तम पर रहेगा यहाँ से। तो जिन लोगों का एंगेजमेंट हो चुका है, उन लोगों के लिए मैरिज होने की संभावना, या जिन लोगों का एंगेजमेंट वगैरह नहीं हुआ, उनका एंगेजमेंट होने की संभावना काफ़ी प्रबल है। साथ ही जो भी लोग बिज़नेस कर रहे हैं, वो बिज़नेस में अच्छे पार्टनरशिप वगैरह के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे फिर सप्तम में बैठे प्लैनेट का भी कहीं न कहीं जो शुभ प्रभाव है, वो भी आपको देखने को मिलेगा। बृहस्पति का फिर यहाँ से जो दृष्टि है वो आ जाता है नवम घर पे, जहाँ पर बृहस्पति आपको उच्च शिक्षा में मदद करेंगे, विदेश जाने या विदेश में सेटलमेंट के लिए यदि आप विचार कर रहे हैं, तो भी बृहस्पति का आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। फोर्थ हाउस के बृहस्पति का क्लोज आना कहीं न कहीं आपकी मदर को काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए आप देखेंगे और मदर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव होंगी। फिर यहाँ से इनका दृष्टि आ जाता है आपके 11वें घर पे। देखिए 11वें घर पे बृहस्पति का दृष्टि हो तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा फेम पा सकता है। बहुत ज़्यादा अपने ज्ञान की वजह से, अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से जातक फेमस होता है, उसका नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर राहु हैं, राहु हैं तो आपको बहुत सारे इनकम सोर्सेज से रिलेटेड आइडियाज़ आ सकते हैं, या कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने को लेकर आपके मन में कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं। तो बृहस्पति का गोचर एक तरीके से कहीं न कहीं आपको फोर्थ हाउस और थर्ड हाउस दोनों पर ही अपना प्रभाव देता हुआ दिखेगा। क्योंकि लगभग 1 महीना ही बचा है, उसके बाद ही गुरु का जो ट्रांज़िट है वो हो जाएगा फोर्थ हाउस में और गुरु उच्च की स्थिति में यहाँ आ जाएँगे। तो ऑलमोस्ट अभी जो गुरु का ट्रांज़िट चल रहा है उसमें गुरु अपनी उच्च की स्थिति के बिल्कुल क्लोज़ ही आ रहे हैं। फिर शनि को देखते हैं। शनि अब 10th हाउस के लॉर्ड और 11वें घर के लॉर्ड हैं। शनि अभी 12वें घर में ट्रांजिट में है। तो जिन लोगों का प्रोफेशन को लेके डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई विदेश से संबंध है, कोई 12वें भाव से जुड़ा हुआ आपका प्रोफेशन है, आपका कोई भी ऐसा काम है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली 12वें भाव से जुड़ा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ ही साथ 12वां शनि है तो ये स्पिरिचुअल होने की तरफ संकेत करता है। स्पेशली जब गुरु 4th हाउस में आ जाएँगे, उसके बाद से आपकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। क्योंकि फोर्थ हाउस में आया हुआ जो गुरु होगा वो उच्च की स्थिति में होगा और वो यहाँ शनि पर अपनी दृष्टि भी डालेगा। तो मेजरली उन लोगों को काफ़ी फायदा होगा शनि के ट्रांजिट से, जो लोग ऑलरेडी विदेश जा चुके हैं या जो अगले 1-2 साल के अंदर अंदर जाने वाले हैं, या जो अभी अभी विदेश गए हैं कोई। 12वां शनि वैसे मैरिड लाइफ के हिसाब से या मैरिड लाइफ के दृष्टिकोण से उतना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि आपके चार्ट में जो आपका 12वां घर है वो आपका बेडरूम है।
ऐसे में शनि की जिन लोगों को दशा चल रही है तो पार्टनर के साथ थोड़े बहुत मतभेद दे सकते हैं या पार्टनर से बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट दे सकते हैं। आप अपनी नाइट का जो समय होगा हो सकता है वो कार्य करते हुए गुजारें, अपना कोई भी जॉब वगैरह में लगे हैं अगर आप, तो ऑफिस वगैरह में आपको काफ़ी समय देना पड़ सकता है। शनि का दृष्टि फिर आ जाता है आपके सेकंड हाउस पे, जहाँ पे अभी शुक्र गोचर में रहेंगे तो शनि यहाँ आपको बेहद मदद करेंगे। अगर आपका विदेश से कोई पैसा आता हो, आपकी अपनी क्रिएटिव क्षमता, क्रिएटिव स्किल से आपको कुछ पैसा आता हो। फिर शनि का यहाँ से जो प्रभाव है वो सिक्स्थ हाउस पे है, तो सिक्स्थ हाउस पे शनि का प्रभाव आपको हर प्रकार की समस्या, मुश्किल या परेशानी से बचाने का कार्य करेगा। साथ-साथ में जो सिक्स्थ हाउस में प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट को भी देखेगा, क्योंकि उस प्लैनेट को भी शनि प्रभावित करेंगे। निश्चित ही अगर देखा जाए तो शनि आपके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बेहद अच्छे साबित हो सकते हैं इस समय में। और आपका कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, किसी के साथ कोई विवाद चल रहा है, इवन पार्टनर के साथ भी आपको कोई इश्यू चल रहा है, तो उस मामले में भी आपको शनि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। फिर शनि का यहाँ से जो प्रभाव है वो आ जाएगा आपके नवम घर पे। नवम घर पे शनि दृष्टि डालें तो आपका या तो नवम घर से रिलेटेड कोई काम हो या तो फिर आपको आध्यात्मिक टूर करना हो, कोई विदेश यात्रा करनी हो, उसके लिए शनि सपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मेजरली इस मंथ में जो-जो चेंजेस हो सकते हैं आपकी लाइफ में, वो धन को लेकर, संपत्ति को लेके या आपके रिलेशनशिप या आपके करियर को लेकर मेजर कुछ चेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इस मंथ में कौन-कौन से आपके लिए अच्छे दिन हैं और कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी आपके सामने आने वाले हैं। तो सबसे पहले अच्छे दिनों की बात की जाए तो आपके लिए 1-2, उसके बाद 5 से 7 तारीख तक और 16 से 22 तारीख तक। ये ऐसे दिन निकल के आ रहे हैं आपके लिए जिनमें आप अपना कोई भी वो कार्य कर सकते हैं जिसमें आपको बार-बार व्यवधान आ रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई चुनौती का आपको सामना करना पड़ रहा है या बार-बार मेहनत करने, हार्ड वर्क करने के बाद भी आपका काम नहीं बन रहा हो। उसके बाद देखते हैं कौन-कौन से ऐसे दिन हैं आपके लिए जिनमें आपको कुछ विशेष चुनौतियाँ आ सकती हैं। चंद्रमा का गोचर जब कन्या राशि में होगा तो 25 और 26 को ये स्थिति बनेगी। 25 और 26 को आप कोई भी कर्ज वगैरह लेने से बचें, किसी को पैसा उधार देने से बचें, साथ ही अपने रूटीन लाइफ को काफ़ी अच्छा रखें और लगभग अपना प्रत्येक कार्य आप समय पर करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है। चंद्रमा का गोचर जब स्कॉर्पियो में होगा यानी ऑलमोस्ट वो आपके अष्टम से गोचर करेंगे 3, 4, 30 और 31 तारीख को। ये 4 दिन काफ़ी ज़्यादा आपके कठिन होंगे। इस समय मन में घबराहट, बेचैनी, मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है और आपको आर्थिक रूप से कुछ मेजर चेंजेज़ इस समय देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब 12वें घर में होगा 12 और 13 को, इस समय कोई बहुत बड़ा फैसला जो कि आपका गलत हो सकता है। आपका कोई पैसे का ऐसा खर्चा होगा जैसे आपने चैरिटी की हो, किसी को दान वगैरह दिया हो, किसी को आपने दक्षिणा वगैरह दी हो। 12 और 13 को आपका विदेश से कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्शन है जिसके माध्यम से आपको धन आ सकता है या विदेश में आपका कोई इनकम सोर्स है तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। 12 और 13 का जो समय है स्पेशली आपकी सेहत के दृष्टिकोण से थोड़ा चैलेंजिंग होगा। आपका कोई बहुत मेजर डिसीजन जो आपके करियर के लिए है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए है, इवन आपके रिलेशनशिप के लिए है, वो काफ़ी गलत हो सकता है और काफ़ी सारे जो रूटीन लाइफ से रिलेटेड चैलेंजेस हैं वो आपके सामने आ सकते हैं 12 और 13 को।